पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो इनसे ज्यादा गीदड़, इनसे ज्यादा कायर, डरपोक प्रधानमंत्री इस दुनिया में तो देखा नहीं। 21 साल की बच्ची दिशा रवि, जिसे गिरफ्तार करके लाए हैं, पूरी तरह से गैर कानूनी उसकी गिरफ्तारी, इलीगल डिटेंशन। उस बच्ची से डर प्रधानमंत्री। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम देश में कुछ भी गलत घट रहा है उसको समझने की और उसका विरोध करने की ताकत रखते हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब है हम लोगों के दुख और दर्द को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें दूर करने के लिए ऐसे आंदोलनजीवियों के साथ मिलकर चलने की ताकत रखते हैं। आंदोलनजीवियों को परजीवी कहना है, इसका मतलब यह है मोदी जी सबसे ज्यादा तो अपने ही पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप जानते हैं परजीवी कौन होता? परजीवी होता है एक कीड़ा जो फसल पे लग जाए, जो पेड़ पे लग जाए और जहां लग जाए उसे पूरी तरह से तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। तो इस देश में सबसे बड़ा परजीवी कौन है? आप बताओगे कि मैं बताऊं? मोदी जी अगर उन्हें इलेक्शन जीतना हो तो इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर निर्भर है कि नहीं है? ईवीएम पर निर्भर। आप चाहे मानते रहो कि आपने वोट दिया हो, लेकिन आपके वोटों से नहीं। और मोदी जी कभी जीत ही नहीं सकते इस देश में अगर व्यापक रूप से निष्पक्ष इलेक्शन हो जाए। वो जीतने के लिए केवल ईवीएम पर निर्भर है। जिस समय देश में 25 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं और जिस देश के आधे बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कुपोषण के बीमार हैं, ऐसे समय में मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज लेकर आए हैं। राजपथ के आसपास की दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है, कम से कम 12 बिल्डिंगें, उन्हें तुड़वाकर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। ये होता है परजीवी होना। जब सारा ही अनाज खेत में उत्पन्न होने वाला एग्रीमेंट के माध्यम से व्यापारियों के गोदामों में चला जाएगा तो सरकार के पास इन मजदूरों को, इन गरीबों को देने के लिए अनाज कहां से आएगा साथियों? तो जब सारा अनाज व्यापारी के गोदाम में चला जाएगा, स्वाभाविक रूप से इस देश के जो 82 करोड़ मजदूर हैं, जिनके लिए 5 लाख राशन की दुकानें खोली गई हैं, उनके लिए सरकार के पास अनाज नहीं होगा। तो किसान के साथ साथ ये 82 करोड़ गरीब लोग भी तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसान मजदूर और फिर गुलाम बन जाएगा और फिर बंधुआ मजदूर बन जाएगा। उस स्थिति में जब किसी के पास खरीदने के लिए ही कुछ नहीं होगा, जब किसी के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब रोजगार ही नहीं होगा, जब नौकरी ही नहीं होंगी, इन दुकानों से खरीदने कौन जाएगा साथियों? ये बहिष्कार का नारा हमारी सबसे बड़ी ताकत है साथियों, इसे भूल नहीं जाना। आंदोलन में आने के साथ साथ अंबानी का, अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी उत्पादन हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार हम लोगों को करना है। जिस दिन अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की दुकानों पर ताला लग गया, आप समझ लीजिए उसी दिन मोदी जी घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे, उसी दिन हमारी जीत हो जाएगी। इसलिए इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है साथियों। जो लाला रामदेव है, मैं उसे बाबा नहीं कहता, वो बाबा नहीं है, अब व्यापारी है, वो विज्ञापन करता है, नमक और तेल के विज्ञापन करता, तो वो लाला रामदेव है, अब बाबा नहीं है। किस किस की मीटिंग करोगे मोदी जी? अब आपकी कब्र खुद चुकी है और ये जो कीलें आपने लगा रखी है ना, ये कीलें आपकी अर्थी की, आपके ताबूत की कीलें हैं। चिंता मत कीजिए, आपका समापन निश्चित है। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, पूरी साथ संगत को मेरा सत श्री अकाल।
साथियों, अभी एक साथी जो सामने बैठे हैं, कवि, बहुत बढ़िया गीत सुना के गए। जीना है तो लड़ना पाओ, जे ना लड़िए तो मरना पाओ। वाकई में जिंदगी में अगर जीना है और सम्मान से जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और जिसे लड़ना है साथियों उसे पढ़ना पड़ेगा। अगर जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि लड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए लड़ना जरूरी है, तो पढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। मैं तो जब से आंदोलन में आया हूं, केवल इस आंदोलन में नहीं, इससे पहले जो CA/NRC का आंदोलन था उसमें भी, और उससे पहले 2017 में एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला था, आंगनवाड़ी महिलाओं का, आंगनवाड़ी बहनों का। मैं 2 महीने उसमें लगातार आंदोलन में शामिल रहा। तो यह बिल्कुल सच है, लड़ना तो पड़ेगा। और जब लोग लड़ते हैं या लड़ने वालों का साथ देते हैं, सरकार की नीतियों को, उनकी कमियों को लोगों तक पूरी तरह से नंगा करके पहुंचा देते हैं, सच बता देते हैं, तो सरकार की टांगें उनसे कांपने लगती हैं। और यह सरकार, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो इनसे ज्यादा गीदड़, इनसे ज्यादा कायर, डरपोक प्रधानमंत्री इस दुनिया में तो देखा नहीं। आपको कैसे नजर आ रहा है मुझे तो पता नहीं। 18 साल की बच्ची से, ग्रेटा थनबर्ग, अभी नाम लिया साथियों ने, 21 साल की बच्ची दिशा ए रवि, जिसे गिरफ्तार करके लाए हैं, पूरी तरह से गैर कानूनी उसकी गिरफ्तारी, इलीगल डिटेंशन। उस बच्ची से डर रहे हैं प्रधानमंत्री। मतलब जो बच्चे केवल ट्वीट करते हैं या फेसबुक लाइव करते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं से डर जाते हैं। इतने बहादुर प्रधानमंत्री हैं। और ये जो लोग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ दिन पहले कहा ना पार्लियामेंट में उन्होंने, आंदोलन जीवी परजीवी, आंदोलन जीवी परजीवी। लेकिन मोदी जी भूल गए, बताया नहीं उन्होंने असली परजीवी कौन है। मैं बताऊंगा आपको आज असली परजीवी कौन है। आंदोलन जीवी होना अपने आप में जिंदगी के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता कि हम आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवी होने का मतलब है हम जिंदा हैं, हम मुर्दा नहीं हैं, जिंदा लाश नहीं है। आंदोलन जीवी होने का मतलब यह है। आंदोलन जीवी होने का मतलब है कि हम सच के साथ खड़े होने की, सच बोलने की और सच के साथ चलने की हिम्मत रखते हैं। यह आंदोलन जीवी होता है। आंदोलन जीवी होने का मतलब है हम देश में कुछ भी गलत घट रहा है उसको समझने की और उसका विरोध करने की ताकत रखते हैं। आंदोलन जीवी होने का मतलब है हम लोगों के दुख और दर्द को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें दूर करने के लिए ऐसे आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर चलने की ताकत रखते हैं। यह है आंदोलन जीवी होना। आंदोलन जीवी होने का मतलब है कि हम इस देश के जो लोग हैं उनसे हमारी संवेदना लगातार जुड़ी हुई है। जो भी अच्छा बुरा घट रहा है हम उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो आंदोलन जीवी होना तो फक्र की बात है, गर्व की बात है, यह तो बड़े सम्मान की बात है। और मैं कहता हूं आज के समय में जो आंदोलन जीवी हैं उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस देश में तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं।
और वो तानाशाह व्यक्ति अगर आंदोलन जीवियों को रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो भी संसद में रिकॉग्नाइज कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हां, आंदोलन जीवियों को परजीवी कहना है, इसका मतलब यह है मोदी जी सबसे ज्यादा तो अपने ही पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, आंदोलन किए ना उन्होंने। लाल कृष्ण आडवाणी क्या थे, आंदोलन किए ना उन्होंने। मुरली मनोहर जोशी या बीजेपी के जितने भी नेता हैं, ये क्या थे, आंदोलन किए ना उन्हें आंदोलन जीवियों को परजीवी कहना मतलब आप अपने ही पार्टी के लोगों का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान करने का आप प्रयास कर रहे हैं। और परजीवी कौन होता, आप जानते हैं परजीवी कौन होता? परजीवी होता है एक कीड़ा जो फसल पे लग जाए, जो पेड़ पे लग जाए और जहां लग जाए उसे पूरी तरह से तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, खत्म कर दे। तो इस देश में सबसे बड़ा परजीवी कौन है, आप बताओगे कि मैं बताऊं? सबसे बड़ा परजीवी इस देश में है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस देश पर इतनी बुरी तरह से चिपक गए हैं, इस देश का सारा खून निचोड़ रहे हैं लगातार बैठ के। तो मोदी जी से बड़ा परजीवी कोई है नहीं। दूसरा परजीवी वो है यानी जो दूसरे पर निर्भर रहे। मोदी जी अपने झूठ का प्रचार करते हैं तो अपने गोदी मीडिया पर निर्भर हैं, तो परजीवी है कि नहीं है? दूसरे पर निर्भर हैं मोदी जी अगर उन्हें इलेक्शन जीतना हो तो इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर निर्भर हैं, है कि नहीं है? ईवीएम पर निर्भर। आप चाहे मानते रहो कि आपने वोट दिया हो, लेकिन आपके वोटों से नहीं। और मोदी जी कभी जीत ही नहीं सकते इस देश में अगर व्यापक रूप से निष्पक्ष इलेक्शन हो जाए। वो जीतने के लिए केवल ईवीएम पर निर्भर हैं। इलेक्शन जीतने के लिए ईवीएम पर जो निर्भर हो वो है परजीवी, है कि नहीं है? और इस देश के खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर जो अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद कर लाए, ऐसे समय में जिस समय देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिस समय देश में 3 लाख लोग भूख से मर जाते हैं, जिस समय देश में 25 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं और जिस देश के आधे बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, कुपोषण के बीमार हैं, ऐसे समय में मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज लेकर आए हैं। मोदी जी ऐसे समय में नई संसद बनवा रहे हैं। राजपथ के आसपास की दोनों तरफ की जो बिल्डिंग है, कम से कम 12 बिल्डिंग है, उन्हें तोड़वाकर 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। यह होता है परजीवी होना। तो मोदी जी इस देश के सबसे बड़े परजीवी हैं। पर साथियों, मुझे आपसे एक बात कहनी है इस सबसे अलग हटके। साथियों, हम जिस जगह पहुंच गए हैं आंदोलन के इस समय में, अब हमारा आंदोलन एक किसान आंदोलन नहीं रहा। अब हमारा आंदोलन इससे बढ़ के जन आंदोलन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल तक इसमें केवल किसान शामिल थे, मजदूर भी शामिल हुए। आज इस आंदोलन में और भी लोग धीरे धीरे शामिल होते चले जा रहे हैं। आज ये आंदोलन प्रधानमंत्री जैसे कहते थे पंजाब और हरियाणा का नहीं, ये अब साबित हो चुका है कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा नहीं, अब ये आंदोलन में शामिल राजस्थान के लोग भी हैं। इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 की संख्या में उड़ीसा से आकर भी लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, 1000 की संख्या में। और मैं समझता हूं उड़ीसा से अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो ये 10-20 हजार लोगों से कम संख्या नहीं है, इतनी दूर से चल के लोग आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र शामिल हो चुका है और आप देख रहे हैं बॉम्बे के आजाद पार्क में लगातार किसानों और मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। पटना में चल रहा है, बिहार में लगातार, तमिलनाडु में यह आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में यह आंदोलन चल रहा है। तो अब यह आंदोलन किसान आंदोलन से बढ़ के अब जन आंदोलन की तरफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो सरकार है, यही सरकार की अब बौखलाहट है। आपने नोट किया जिस समय इस बार संसद में
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव किया, और धन्यवाद प्रस्ताव क्या था? पूरे उनके भाषण में केवल और केवल किसान आंदोलन की ही चर्चा थी और कुछ नहीं था। कोई अभिभाषण नहीं, केवल किसान आंदोलन की चर्चा। और उसमें जिस समय वो बोल रहे थे, मैंने पहली बार नोट किया, मैं नहीं जानता आपने नोट किया नहीं किया, लेकिन मैं मोदी जी को जरा बारीकी से देखता हूं कहां कहां उनकी टांगें और जीभ कांप रही हैं। तो मैंने देखा इस बार उनके भाषण में न तो वो धार थी न वो तेज था, और इस बार उनकी जीभ लड़खड़ा रही थी, बातें उनकी सही तरीके से निकल नहीं रही। इसी आंदोलन का असर है साथियों। इसलिए हमें किसी भी सूरत में आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना है। लगातार हमारा आंदोलन बढ़ते चला जा रहा है, और मैं इस आंदोलन के माध्यम से आज उन साथियों को कहना चाहता हूं जो अभी भी घरों में बैठे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, मैंने कई बार बताया भी है, मेरी वीडियोस में भी आप देखेंगे, पूरी डिटेल में मैंने समझाया है, पर फिर भी एक बात आपको बताता हूं। ये जो आंदोलन है, जिन कानूनों के विरोध में यह आंदोलन है, इन कानूनों से इस देश के न केवल 14 करोड़ 64 लाख किसान, यह सरकारी आंकड़ा है, 14 करोड़ 64 लाख, जिसमें 85% छोटे किसान है, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से कम जमीन है, 85% वो हैं, यानी 12.5 करोड़ ऐसे किसान हैं, ऐसे छोटे किसान हैं। तो ये जो साथी हैं 14 करोड़ 64 लाख, साथ में इनसे जुड़े हुए करोड़ों मजदूर, और इसके साथ जो खाद, बीज, कीटनाशक, मशीन ये जो बेचते हैं, ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं, ये बर्बाद होंगे। और साथ में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन कानूनों से बर्बाद होगा, वो है मजदूर, गरीब। कैसे बर्बाद होगा साथियों? बहुत सीधा सा है, ये कानून अगर लागू रहते हैं, इस कानून के माध्यम से जो 82 करोड़ मजदूर हैं, गरीब हैं, जिनके लिए 2013 में देश की संसद ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था, जिसके माध्यम से 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की व्यवस्था की थी। जब सारा ही अनाज खेत में उत्पन्न होने वाला एग्रीमेंट के माध्यम से व्यापारियों के गोदामों में चला जाएगा, तो सरकार के पास इन मजदूरों को, इन गरीबों को देने के लिए अनाज कहां से आएगा साथियों? नहीं आएगा ना, क्योंकि सारा अनाज तो व्यापारी के गोदाम में चला गया। तो सरकार के पास खरीदने के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। सरकार चाहती भी यही है, क्योंकि 2017 में नीति आयोग, जो इस पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। नीति आयोग में सरकार के सलाहकार जो हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार को किसान सब्सिडी से और एमएसपी से बाहर निकलना चाहिए। तो साथियों, जब वो बाहर निकलेंगे, उसी के लिए कानून बनाया गया है, किसान के साथ साथ मजदूर को तबाह करने के लिए। तो जब सारा अनाज व्यापारी के गोदाम में चला जाएगा, स्वाभाविक रूप से इस देश के जो 82 करोड़ मजदूर हैं, जिनके लिए 5 लाख राशन की दुकानें खोली गई हैं, उनके लिए सरकार के पास अनाज नहीं होगा। तो किसान के साथ साथ ये 82 करोड़ गरीब लोग भी तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस तरह से ये जो कानून है, इस देश के लगभग 120 करोड़ लोगों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अब मैं उनके विषय में बात कहना चाहता हूं, जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, जो दुकानदार हैं, कैसी भी दुकानें करते हैं, जैसे ये दुकानें खुली हुई हैं, आप जाइए, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बाजारों में इस देश में दुकानें हैं। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, और हर कोई पूछे, वो दुकानदार भी पूछे, जब देश की 120 करोड़ की आबादी बर्बाद हो जाएगी, किसान मजदूर और फिर गुलाम बन जाएगा और फिर बंधुआ मजदूर बन जाएगा, उस स्थिति में जब किसी के पास खरीदने के लिए ही कुछ नहीं होगा, जब किसी के पास जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब रोजगार ही नहीं होगा, जब नौकरी ही नहीं होंगी,
इन दुकानों से खरीदने कौन जाएगा साथियों? क्या ये दुकानें चल पाएंगी या इन दुकानों में ताला लग जाएगा? निश्चित रूप से इन दुकानों में ताला लग जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हो कि ये तो किसान आंदोलन हमारा तो नहीं, साथियों हर किसी को बहुत ईमानदारी से, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये आंदोलन, ये पूरे देश को बचाने का आंदोलन है और बचेगा इन कानूनों से कोई भी नहीं। किसान भी मरेगा, मजदूर भी मरेगा और इस देश का गरीब और इस देश का व्यापारी, हर कोई तबाह होगा। इसलिए इस आंदोलन में हर किसी को भाग लेना चाहिए, हर किसी को साथ देना चाहिए। इसलिए साथियों मैं बार बार कहता हूं मन से, क्योंकि मुझे लगता है कई बार लोग भूल जाते हैं। हालांकि शुरू में बहुत बढ़िया तरीके से हमने इस पर अमल किया, पर अभी भी हमें इस पर अमल करना चाहिए साथियों। और वो क्या बात है, मेरा बार बार हर किसी से कहना है, जो भी व्यक्ति है हफ्ते में एक दिन इस आंदोलन के लिए निकालना चाहिए, इस आंदोलन में आना चाहिए, यहां आके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं, हर किसी के पास समय है। हम कितने ही दिन टीवी देखते रहते हैं, कितने ही समय मोबाइल चलाते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, इतना समय हमारा बर्बाद होता है। इसलिए अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, हर किसी को हफ्ते में एक दिन यहां के लिए निकालना चाहिए। चाहे तो सिंघू बॉर्डर पर जाए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर जाए, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर जाए, चाहे शाहजहांपुर राजस्थान बॉर्डर पर जाए और चाहे वो पलवल बॉर्डर पर जाए, कहीं भी जाए, जिसकी जैसी स्थिति हो, लेकिन आंदोलन के लिए समय हर किसी को निकालना चाहिए साथियों। दूसरा, हम लोगों ने, किसानों ने एक जो आह्वान किया है, बहिष्कार का नारा, यह बहिष्कार का नारा हमारी सबसे बड़ी ताकत है साथियों, इसे भूल नहीं जाना। आंदोलन में आने के साथ साथ अंबानी का, अडानी का और लाला रामदेव का, इनके जितने भी उत्पादन हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार हम लोगों को करना है। चाहे हम अपने रिश्तेदारों को, हमारे जानकारों को, हमारे पहचान वालों को फोन ही क्यों ना करना पड़े, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन उनको सबको बताना है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने उत्पादन हैं, इनका बहिष्कार करना है साथियों। अंबानी का आप बहुत आराम से जानते हैं, अंबानी के कितने ही स्टोर हैं, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, इस तरह से जितने हैं, बिग बाजार जितने भी हैं, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड करके हैं, कितने ही हैं, ये सारे के सारे हमें उनका बहिष्कार करना है। साथ में ये जो इनके जियो का सिम है, सिम अगर पोर्ट नहीं होता है, दूसरे में नहीं बदलता है, कोई चिंता नहीं, उसे निकाल के फेंकिए और उसकी जगह नया सिम लीजिए, लेकिन पूरी तरह से इनका बहिष्कार कीजिए साथियों। साथ में रिलायंस के जो पेट्रोल पंप हैं, वहां से डीजल, पेट्रोल पंप, पेट्रोल कुछ भी भराने की जरूरत नहीं है। बहुत से पेट्रोल पंप हैं, आप वहां से डीजल अपनी मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, जीप में, गाड़ियों में, किसी में भी भरवा सकते हैं, कहीं से भरवा सकते हैं। लेकिन ये लोग, क्योंकि इनकी दुकान पर ताला लगना बहुत जरूरी है। जिस दिन अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की दुकानों पर ताला लग गया, आप समझ लीजिए उसी दिन मोदी जी घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे, उसी दिन हमारी जीत हो जाएगी। इसलिए इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है साथियों। तो अडानी के जैसे पेट्रोल पंप हैं, अडानी के गैस के पंप भी हैं, मत वहां से पेट्रोल भरवाइए, न डीजल भरवाइए, न ही गैस भरवाइए। और साथियों, जो फॉर्चून के नाम से है, फॉर्चून तेल, फॉर्चून आटा, फॉर्चून बेसन, फॉर्चून चावल, यानी फॉर्चून के नाम से जो भी है, पूरा बहिष्कार इनका करना है। यह हमारी लगातार चलने वाली लड़ाई है, इसे हमें भूलना नहीं है साथियों। आने के साथ साथ अगर कोई नहीं आ सकता है, घर में बैठ के आप सामान लेने जाते हैं, इनका मत लीजिए, किसी और का लीजिए, केवल इनका मत लीजिए। इनका बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। और साथ में जो लाला रामदेव है, मैं उसे बाबा नहीं कहता, वो बाबा नहीं है, अब व्यापारी है, वो विज्ञापन करता है, नमक और तेल के विज्ञापन करता, तो वो लाला रामदेव है, अब बाबा नहीं है। इसलिए लाला रामदेव के जितने उत्पादन हैं, चाहे पतंजलि के उत्पादन हो और चाहे रुचि सोया उसका तेल है। एक रुचि सोया की बड़ी मजेदार कहानी है साथियों, सुन के आप देखेंगे कि लूट किस तरह से हो रही है।
ये रुचि सोया कंपनी 1885 में बनी थी, 1885 में, ओ सॉरी 1985 में, और 2017 में इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। 12,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन है, 12,000 करोड़ रुपए, और दिवालिया घोषित करके जो सरकार ने एक एनसीएलटी जगह बना रखी है, उस एनसीएलटी में दिवालिया घोषित करके 4,350 करोड़ में लाला रामदेव ने इस कंपनी को खरीद लिया। 4,350, बैंकों का 12,000 करोड़ कहां गया? भाड़ में। बैंकों का 12,000 करोड़, उसका कोई पता नहीं, और 4,350 करोड़ में बैंकों से दोबारा लोन लेके यह कंपनी खरीद ली गई। रुचि सोया ये कंपनी तेल बनाती है, इसलिए इनका बहिष्कार करना है। साथ में एक चीज और करनी है साथियों, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, ये जो टेलीविजन है, इन टेलीविजन पे ताला लगाना है हमें। क्यों लगाना है साथियों? कभी सोचा आपने? पुण्य पुरुष वाजपेयी जी कहते थे, रवीश कुमार भी कहते थे, मैं भी लगातार कह रहा हूं, पिछले करीब 1.25 साल से जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला था, तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि इनका बहिष्कार करना है। क्यों करना है? आज की तारीख में जितने भी टीवी चैनल्स हैं, उनमें 60% पूरी तरह से अंबानी के हैं। 60%। आप टीवी में देखते हो, कलर टीवी आता है, कलर्स करके आता है ना, कलर्स मराठी, कलर्स पंजाबी, कलर्स उड़िया, ये सारे के सारे अंबानी के हैं, रिलायंस के। आप ईटीवी देखते हैं, ईटीवी उर्दू, ईटीवी हिंदी, ईटीवी उत्तराखंड, ईटीवी राजस्थान, सारे के सारे जो हैं अंबानी के हैं। IBN 7 देखते हो आप, IBN 7, ये IBN 7 ये अंबानी का है। न्यूज 18 करके जितने भी चैनल हैं, ये सारे के सारे अंबानी के हैं। इसके अलावा बाकी जो और चैनल्स हैं, उन सब में भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी अंबानी की है। और अंबानी क्या कर रहा है? अंबानी इस देश को तबाह करने के लिए मोदी का इस्तेमाल कर रहा है नहीं है साथियों? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें अपने टेलीविजन पर 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए ताला लगा के रख देना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं साथियों, क्योंकि जब हम इस समय संघर्ष कर रहे हैं, ये जंग का मैदान है साथियों, ये संघर्ष का मैदान है। और संघर्ष में अपने जो दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन देश के दुश्मनों को हराने के लिए, उन देश के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए रणनीति बनाना और उस पर अमल करना जरूरी है, मनोरंजन जरूरी नहीं है साथियों। इसलिए हमें अपने टेलीविजनों पर ताला लगाना पड़ेगा। 1 साल के लिए ताला लगाइए और उसके बाद आप नतीजा देखिए, ये अंबानी, अडानी, लाला रामदेव, इनकी दुकान पर ताला लगेगा और साथ ही साथ में मोदी और मोदी सरकार, ये भाजपा सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। इसलिए ये लड़ाई हमारी बहुत जरूरी है साथियों। मैं बार बार आपके बीच में आता रहा हूं, इस बार थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ा, थोड़ी स्थिति वैसी थी वहां की, इसलिए वहां पे लगातार रहा। मैं आपके बीच में हमेशा आता रहूंगा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा। और ये तो मैं आपको कह ही रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। घबरा इस समय सरकार रही है, मोदी सरकार घबरा रही है। तभी तो मोदी सरकार के या बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा मीटिंग कर रहे हैं। तभी तो जो संजीव बालियान, उनके मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, जाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, उन्हें बुला के मीटिंग कर रहे हैं। इसलिए उनकी हालत खराब है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। और केवल जाटों की बात नहीं, आज की तारीख में हर समाज का व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ चुका है। जाटों ने तो झंडा उठा ही लिया है, साथ में और जो लोग हैं, चाहे वो गुर्जर हों, चाहे जाटव हों, चाहे कुर्मी हों, चाहे जो भी हों, हर समाज का व्यक्ति आज इस आंदोलन से जुड़ चुका है। किस किस की मीटिंग करोगे मोदी जी? अब आपकी कब्र खुद चुकी है। और ये जो कीलें आपने लगा रखी है ना, ये कीलें आपकी अर्थी की, आपके ताबूत की कीलें हैं। चिंता मत कीजिए, आपका समापन निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।